नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में हमारे मेहमान हैं इंदौर के रहने वाले ठाकुर विजय सिंह परिहार। विजय सिंह जी परिहार की जो खासियत है कि ये इंदौर में काफ़ी लंबे समय से निवासरत हैं और इनके परिवार ने होलकर कालीन सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो ठाकुर विजय सिंह परिहार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं इंदौर दूरदर्शन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं कि उन्होंने हमको इस योग्य समझा, आज हमको यहाँ बुलाया जी। उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ जी। रहा सवाल आपने पूछा कि होलकर स्टेट में हमारे पिताजी यहाँ तोप खाने में भर्ती हुए थे जी। और उन्होंने पूरी सेवा दी रिटायरमेंट तक, और सेकंड वर्ल्ड वार में भी लड़ के आए होलकर स्टेट की तरफ से। तो ये उनका जीवन भी बड़ा संघर्ष में रहा है, क्योंकि उस समय फौज में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने इंदौर शहर के नाम के लिए सेवा दी उसमें संघर्ष करते को। तो आपके बचपन में पिताजी जो बातें बताते होंगे सेना की, अपने सैन्य काल की, कुछ यादें होंगी उस समय की कि किस तरह जीवन रहा होगा उस पुराने समय में? उनका जो जीवन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब होलकर स्टेट के पलटन आज जहाँ बीएसएफ है वहाँ हुआ करती थी, और उस समय हमारे पिताजी पहलवानी भी करते थे। अच्छा। और गाय भैंस वगैरह पालते थे, और वहाँ पर जो क्वार्टर के पीछे ही बांधते थे। तो एक बार महाराजा आए यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, तो स्वाभाविक है गोबर और उसकी बदबू तो आती है। बोले कहाँ है? बोले ये लोग गाय ढोर पालते हैं। बोले नहीं, यहाँ नहीं बंधेगा। तो बोले हम खाएंगे पिएंगे नहीं, हमको ताकत कहाँ से आएगी महाराज? हम ये इसी से तो हमारी ताकत है। तो बोले कि इनके लिए अलग व्यवस्था करो। तो जो एक मोहल्ला है हुजूरगंज, वहाँ 3-3 रुपये में 20 बाय 40 के प्लाट दिए गए थे। अच्छा। तो उस समय हमारे पिताजी ने लिया था, और रिटायरमेंट के बाद फिर वहीं बस गए। तो फौज में जो कुछ हमको याद है कि जब ये लड़ने गए थे तो उस समय गुड़ और चना दिया जाता था उसमें नाश्ते में, वो खा के, और हमारी होलकर स्टेट की फौज ने लड़ाई लड़ी है और अपना नाम रोशन करा है। और बहुत मेहनती कौम होती है हमारे यूपी और बिहार वालों की, कि उन्होंने अपना कर्तव्य बाखूबी निभाया, और कई चीज़ें ऐसी थीं कि जो उनको चाहिए होती थी, बाकी उसके अभाव में उन्होंने लड़ाई लड़ी। चूँकि आप यूपी से आए हुए हैं और पिताजी आए हुए हैं जी, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा। यही हुजूरगंज में हुआ जी। तो पिताजी यूपी से होलकर की सेनाओं में कैसे शामिल हुए? होलकर में हमारे यूपी के काफ़ी लोग पहले आ चुके थे। अच्छा। और हमारे फूफा थे मलखान सिंह जी, जो सार्जेंट थे, तो उनके कहने पे यहाँ आए और उन्होंने उनको यहाँ भर्ती कराया। उस समय इजीली हो जाता था कि भैया हमारे लोग थे अधिक से अधिक भर्ती करने वाले, तो उन्होंने नौकरी करी। नौकरी 2 थी इंदौर में उस समय, एक तो टेक्सटाइल मिलें थी, 9 मिलें थी इंदौर में। अच्छा। और होलकर स्टेट थी। ये 2 में ही लोगों का ज़्यादा रुझान होता था, और ये यूपी बिहार इधर के लोग ज़्यादा यहीं आके रोजगार के सिलसिले में इंदौर जो है मराठों के अलावा सबसे ज़्यादा जो परदेसी लोग आए मिलों में जी, उसके कारण ये ज़्यादा हुआ है। यूपी बिहार से ज़्यादा लोग ज़्यादा हुआ जी।
तो पिताजी आपको उस दौरान लड़ाइयों की भी कोई कहानी किससे सुनाया हाँ, बताते करते थे ना वो, जी। कि भाई कैसे लड़ाई लड़ते थे उस समय, कि भैया अब तोप चलाना है तो तोप का गोला भरना, उस पर बारूद लगा के आग लगाना, ये सब बातें बताते थे उस समय। और बोले कि आगे मौत रहती थी और डर नहीं लगता था और बच के आ गए, मतलब। तो घर वालों को भी चिंता रहती होगी कि अभी मोर्चे पर गए हैं, पता नहीं क्या हो। आपको भी ऐसा लगता होगा कि पापा गए हैं तो कब क्या नहीं, आएंगे उस समय हम तो पैदा ही नहीं हुए थे ना अच्छा जब ये गए थे। जब वो तो ये हमारे दादी और हमारी माँ वगैरह इनको सब मालूम है, जी। बाकी उनके द्वारा हमको पता लगा अच्छा, कि ये आपने जी किससे कहानियों में सुना है। हाँ, किससे कहानी। तो ये जो कहानी शौर्य की, वीरता की आप सुनते होंगे कि पिताजी इस तरह हाँ, किया करते थे, उस तो आप प्रभावित भी हुए होंगे। आपको कभी लगा होगा कि मैं भी सेना में जाऊं, मैं भी बहुत, एक सैनिक के रूप ये में काम आपने करूं। बहुत अच्छी बात बोली। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी जी और मैं जाना चाह रहा था। जैसे जी। 8वीं पास करी तो मैंने कहा कि अब इसको हम उधर जाए, तो पिताजी ने मना कर दिया हम्म कि बोले देखो, हम हमारी माँ का मुंह नहीं देख पाए, हम्म। छुट्टी नहीं मिली, हम वार में थे वहाँ पे, जी तो घर के बड़े हो इसलिए तुम ऐसी ड्यूटी मत करो जिससे घर वालों को परेशानी आए, जी। छोटों को भेजेंगे। हम्म तो फिर उनकी बात मान ली फिर हमने। हम्म। तो किस तरह क्या बचपन गुजरा आपका फिर। बचपन तो बड़ा हमारा संघर्ष में रहा है। जी उसका कारण बताऊं कि आज हम दो, हमारे दो, हम दो हमारा एक, उस समय ये नहीं हुआ करता था। उस समय था कि हम लोग 4 बहनें और 4 भाई, 8 लोगों का परिवार था और माता पिता मिला के 10 का था। अच्छा। जब तक ड्यूटी पे थे जब तक तो ठीक चला, पर जैसे ही पेंशन हुई उसके बाद में, पेंशन के बाद में फिर थोड़ी गाड़ी डगमगाने लग गई। फिर हम भी उस समय धीरे धीरे करके बड़े हुए। जब 8वीं कक्षा में गए तब तक हमको सब समझ में आ गया कि घर की परिस्थिति बड़ी डावाडोल है, अपने को काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने गाय पाल के दूध बेचने का व्यापार करा। जी। दूध बेचते बेचते ही हमको ये जो एक प्राइवेट नौकरी में लगा दिया गया कि ये फालतू समय में कहीं गलत दिशा में न जाए बालक, इसलिए हमारे पिताजी ने हमको लगा दिया। एक रामपाल अग्रवाल की कंपनी थी, अशोक एंड कंपनी, वहाँ पे हम पार्ट टाइम जाया करते थे। जी। हमको मिल जाया करते थे उस समय रुपये 8 आने रोज के हिसाब से, और आने जाने में पैदल आना मल्हारगंज तक, मल्हारगंज से फिर वापस जाना, उनके घर में दूध भी देना और वहाँ काम भी करना। अच्छा। फिर वहाँ धीरे धीरे करके हमारी प्रगति होती रही और वहाँ फिर हम मैनेजर की पोस्ट तक गए। तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी, पर वो धीरे धीरे करके जब देखा कि भैया अब हमको अब और कुछ करना चाहिए, तो जो हम महाजन लोगों के बीच में रहे तो व्यापार करना हमको भली भांति आ गया था, और उससे हमको थोड़ी सी हिम्मत भी पड़ी और पैसा हमारे पास में थोड़ा बहुत था, उससे हमने ज़मीन खरीद के और प्रॉपर्टी लाइन में जाने का निर्णय लिया। तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे करके हम लोग आज स्थिति में है कि हम उतना मतलब हमको कष्ट नहीं हुआ, और आने वाली पीढ़ी, हमारे भाई बहन, ये 4 दो बहनें और मेरा, और इसके बाद में ये पिताजी ने करा, उसके बाद में फिर मैंने 5 लोगों की शादी करी। 3 भाई, 2 बहनें और एक भांजी की भी शादी करी। ऐसे 5 शादी उनके यहाँ करी। घर को अच्छा और संपन्न बनाने के लिए रात दिन मेहनत करी। अब ये मान लो कि जब मैं छोटा था, उसके बाद में जब दूध का धंधा शुरू करा, तब हम रात को भी नहीं सो पाते थे, और 4-5 घंटे की नींद लेने के बाद में पढ़ना भी और ये व्यापार भी करना, ये यानी नौकरी भी करना और गाय भी पालना, दूध भी बेचना, ये करके हमारे परिवार को
पालना पोसना पड़ा। मतलब परिवार के पालन पोषण में आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है बहुत बाल्यकाल से ही। जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि 8वीं से ही आपने काम करना शुरू कर दिया था बाहर, तो पढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्या? पढ़ाई पर असर होता जी। बाकी एक जिसको बोलते हैं ना कि एक वो था जुनून कि हमको कुछ करना है जी। तो याद रहता था पढ़ाई में। 8वीं में हम पास हुए, हायर सेकेंडरी में भी 2nd डिवीजन पास हुए, नौकरी करते हुए 5 घंटे सोने के बाद भी 4 घंटे फिर भी हमने करा। एक जैसे जुनून होता है तो वो प्रत्येक मनुष्य में आना चाहिए, जैसे मेरे को आया तो और दूसरे में आना चाहिए, और एक सोच भी करना चाहिए कि आगे हमारा क्या लक्ष्य रहेगा। हमने लक्ष्य निर्धारित करा था कि हमारे भाइयों को, परिवार को और तो जितने नातेदार रिश्तेदार इनको सबको हमको लेके चले हम, और हमारे समाज में और परिवार में जो हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिए। पिताजी का तो हमारा कम साथ रहा, बाकी माता जी का रहा है। माता जी ने हमको संस्कार दिए, ये उन्हीं की देन है कि आज आपको परिवार को लेके चलना जी। भाइयों को धोखा नहीं देना। भाइयों को बच्चे तरीका पाला हमने, पढ़ाया लिखाया, उनको बराबर का हमने जो हक दिया, उनको 4 मकान बना के सब चारों भाइयों को स्टेबल करके और फिर उनको अलग करा। ये समाज में मेरे को एक वो देना था, उदाहरण, संदेश देना था। तो ये मेरे मन में था। हम जा के बड़ी बड़ी मीटिंगों में बोलते हैं तो कम से कम हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जी। ये मेरा संघर्ष में जीवन रहा है, और आज भी संघर्ष में। अब मैं ठीक हूँ तो बीमारी ने घेर लिया, वो भी संघर्ष कर रहा हूँ जी। हार्ट का ऑपरेशन हुआ, पेस मेकर लगा, कई बीमारियां हैं, संघर्ष कर रहा हूँ मैं। वो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी और आप इस संघर्ष में भी सफल होंगे। मैं आपके सामने बैठा हूँ। हम आपसे बात कर रहे थे स्कूल के दौरान कि जब आपने बताया कि 5 घंटे सो पा रहे हैं, दूध भी देना है, काम भी करना है, तो स्कूल फिर किस तरह जाया करते थे और टीचर्स की क्या भूमिका रही? आपके शिक्षक नियमित स्कूल आने पर लेकर किस तरह रिएक्ट करते थे फिर? अब ये 8वीं तक का तो ठीक रहा है, जब ये 9वीं से लेके और 11वीं तक पढ़े हैं जी, उस समय हमको बहुत कष्ट हुआ। अच्छा। नौकरी करते थे, वो तड़ी मार के, और उनका कंपनी का काम भी करना, मिल में जाना साइकिल लेके जी, तो उस समय बड़ी परेशानी हुआ करती थी कि हमको प्रिंसिपल ने, हमारे सर को बोला कि तुम बच्चे को फ्री में पढ़ाओगे। मतलब आपके संघर्ष की बात जब उन तक पहुंची, हाँ, तो उनको लगा कि हाँ, ये बच्चे की मदद की जानी चाहिए। प्रभावित हुए उससे जी। उस समय फिर मेरे को फ्री कोचिंग दी जी, और फिर मैंने इन लोगों को भी साथ में लाया, 5 लोगों को, इनको भी ट्यूशन कराई हम लोग। फिर हायर सेकेंडरी में 2nd डिवीजन पास हुआ। इतना करते हुए फिर हम कॉलेज में भी गए, गुजराती कॉलेज में, नाइट कॉलेज हुआ करता था उस वक्त, वहाँ पे ही पढ़ा हूँ मैं। अच्छा। 2nd ईयर तक पढ़ा, कुछ परिस्थिति आ गई 2nd ईयर पास होने के बाद में, फाइनल में मैं कर नहीं पाया। अच्छा। कुछ परिस्थितियाँ बस। बाकी कंपनी हमारी जो मैं नौकरी करता था, वहाँ जो उसका टर्नओवर कम हुआ करता था, बाकी मैंने 18 साल में मैं उस टर्नओवर को कई गुना बढ़ा दिया मैंने उसको। हमारे कंपनी वाले जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत खुश हुए, और उन्होंने काफ़ी, मैंने छोड़ रहा था, बाकी वो तैयार नहीं थे कि तू हमारे यहाँ से जा। अच्छा। बहुत परेशान हुए वो। फिर उन्होंने भी मेरे से संकल्प करा लिया कि आप इस लाइन में नहीं आएंगे मेरे कंपटीशन में। मैंने कहा हम लोग क्षत्रिय लोग हैं, सामने से मारते हैं, पीठ पीछे नहीं मारते। हमने फिर उस लाइन में नहीं जाके प्रॉपर्टी लाइन में गए जी। तो दर्शकों, आप में से जो भी अभी युवा हैं और संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ने की ललक है, तो हमारे सामने आज जो मेहमान मौजूद हैं, उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह अगर आप में लगन है और समय कम पड़ रहा है तो हर परिस्थिति भी आपकी मदद करती है। स्कूल ने मदद की, टीचर ने मदद की, दोस्तों ने मदद की, और आप इस तरह अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। परिहार जी, ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। कॉलेज तक हम पहुंच गए हैं। कॉलेज के बाद आपने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और नौकरी करता था उस वक्त, कॉलेज के समय भी। कॉलेज के समय, हाँ। तो जब आपने ये नौकरी छोड़ी
और फिर स्वयं का व्यवसाय जो भी शुरू किया, वो किस तरह उसमें किसी की कोई भूमिका रही आपके, किसी खास मित्र की, या किसी ने समझाइश दी कि इस काम को हम इस तरह कर सकते हैं? इसमें भूमिका थी हमारे एक ये मान के चलें कि एक हमारे उनको हम अंकल ही बोलते थे, परिहार थे वो जी। तो कल्याण सिंह परिहार की उसमें भूमिका ज़्यादा रही है जी। कि उन्होंने हमको ये लाइन का ज्ञान दिया। तो कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी का काम होता है, संपत्तियों का जो व्यवसाय होता है, बहुत परेशानियों भरा, बहुत सारी जटिलताओं भरा, बहुत सारी अनुमति और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो किस तरह हैंडल करते थे इनको? उस समय बड़ा आसान था कि भैया कॉलोनी बना लो और ये कर लो, वो इतनी परेशानियां नहीं थी। अब इतने कानून बन गए हैं, इतना वो परेशानियां आ गई हैं। तो अब प्रोजेक्ट जो है वो सीलिंग एक्ट के बाद में सोसाइटियों का था, और जब सीलिंग एक्ट ख़त्म हुआ तो सब लोगों ने कंपनियां बना के और ग्रुप बना के बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिए। तो वो जैसे 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 300 करोड़ का ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें छोटे लोगों की कोई दाल गलना नहीं है। और करते भी हैं तो वो फिर गलत काम में आ जाते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं। इसलिए हमने तो उसके बाद में हाथ जोड़ लिया कि अपने को नहीं करना है, अपने को तो ऐसे ही काम करना है कि जिसमें अपना दाल रोटी चलती रहे बस। तो ये व्यवसाय से अब आप मुक्त होकर अपने जीवन को एक स्टेब्लिश्ड करके समाज सेवा की ओर मुड़ गए हैं। समाज सेवा तो मैं ये मान के चलो कि जब मेरे युवा अवस्था थी जी, जब से ही मेरे मन में समाज को संगठित करने की वो थी जी, क्योंकि देखता था अन्य समाजों को, तो मेरे मन में भी होता था कि हमारा भी समाज संगठित हो। उस समय 80 के दशक में कहीं भी संगठन के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ पे पिपलोदा महाराज ने एक राजपूत परिषद के नाम पे संगठन बना रखा था, तो उनके साथ में जुड़ के और फिर मैंने ये करा। फिर पिपलोदा महाराज ने मेरे को अध्यक्ष बनाया। कई सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियां भी समाज को प्रभावित करती हैं, तो क्या समाज सुधार की ओर भी आपके कोई प्रयास रहे होंगे? सबसे पहले तो मैंने समाज सुधार में एक बहुत बड़ी समस्या थी जी, कि जो हमारी बहन बेटी विधवा हो जाती थी, उनका जीवन बड़ा कष्ट में बीतता था। मैंने उस रूढ़िवादिता को तोड़ के सर्वप्रथम मैंने 1982 में एक शादी करवाई, और उसकी शादी कराने के साथ साथ मैंने प्रचार प्रसार के लिए मीडिया वालों को और हमारे राजा महाराजा जो उनको सबको साथ में रख के और इसका प्रचार प्रसार कराया कि भैया ये जो इनका जीवन है इस युग में कैसे बीतेगा। पहले तो चलो ठीक है कि हो जाता था, अब नया युग आ गया है, इस युग में कैसे होगा। उसमें मुझे बहुत गालियां भी मिली, कुछ प्रशंसाएं मिली, पर यह हुआ कि प्रशंसा ज़्यादा थी तो पलड़ा उनका भारी रहा प्रशंसा वालों का, और जो रूढ़िवादी थे उन्होंने गालियां बकी, चिट्ठियां लिखी, पर उसका मैंने परवाह नहीं करते हुए इसको आगे बढ़ाया। तो आज की स्थिति में अभी हमारे नासिक में अभी एक परिचय सम्मेलन हुआ है, उसमें विधवा विधुर विवाह का ये सफलता मिली। आज महाराणा प्रताप जयंती सिर्फ इंदौर में सर्वप्रथम मनाई गई। आज महाराणा प्रताप की मूर्तियां पूरे देश में लग रही हैं, यहाँ तक कि संसद में भी लगी हैं, और आज महाराणा प्रताप की जय आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। शुरुआत यहाँ से हुई है, विधवा विवाह शुरुआत इंदौर से हुआ है। तो ये मेरी उपलब्धियां हैं कि आज हमारे को बड़ा गर्व है कि हमने कोई काम शुरू करा तो उसका अनुसरण पूरे समाज ने करा और देश में हुआ उसका। परिहार जी, जो बात चल रही थी आपकी कि आप संपत्ति के व्यवसाय के माध्यम से स्थापित हुए हैं, जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इंदौर में अगर कोई प्रॉपर्टी कहीं खरीदना चाह रहा है, कोई प्लॉट लेना चाह रहा है, कोई घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदता है, तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रशासन में, चाहे आप कलेक्ट्रेट में जाओ चाहे नगर निगम में जाओ, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के पहले आप उसका डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाएं कि साहब हम इस कॉलोनी में
या इस जमीन को खरीद रहे हैं जी। तो इसका यहाँ पर आपके उसमें क्या है, वैध है, अवैध है या सरकारी है, जी। तो वो जानकारी ले लें। अगर वहाँ से अपने को मिल जाता है तो फिर आप उसको खरीद लो। अगर नहीं कहते हैं कि भैया ये इसको नहीं लेना तो आप मत लो। अब कई लोग क्या है कि इतना सुविधा होने के बाद भी वहाँ नहीं जाते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं जी जी। दलालों की, और फिर वहाँ फंस जाते हैं। तो उनके दलालों की मीठी बातों में नहीं आके आपको सीधे 2 जगह हैं, नगर निगम और कलेक्ट्रेट, वहाँ पे कॉलोनी सेल बना हुआ है, आप जाएं वहाँ पे पूछें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। गवर्नमेंट ने बना रखा है, कलेक्टर ने जी जी। वहाँ पे उन लोगों को बिठाल रखा है बताने के लिए। जी जी। तो दर्शकों, अगर आप किसी तरह की कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले कि प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, और सरकारी विभागों में जो सुविधाएं दी गई है उसका इस्तेमाल करके भी आप ये सब जानकारी पा सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ठाकुर विजय सिंह परिहार आए और उनके साथ हमें कई नई तरह की बातें पता चली और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हमें दी। तो इंदौर डायरी का ये अंक हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दर्शन अब दीजिए। हे गणेश गिरिजासुत विनती सुन लीजिए, द्वार खड़े भक्त सभी दर्शन अब दीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। लंबोदर गजानन चार भुजाधारी, एक दंत शूर्पकर्ण शुंडी है प्यारी। लंबोदर गजानन चार भुजाधारी, एक दंत शूर्पकर्ण शुंडी है प्यारी। मोदक का भोग धरे भक्तों पर रीझिए, द्वार खड़े भक्त सभी दर्शन अब दीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। गलमुक्ता माल प्रभु भाल चंद्र राजे, तन पर सिंदूर हस्त पाश परशु साजे। गलमुक्ता माल प्रभु भाल चंद्र राजे, तन पर सिंदूर हस्त पाश परशु साजे। मन हर छवि से प्यासे नैनों को सींचिए, द्वार खड़े भक्त सभी दर्शन अब दीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। वेद सीधि दाता प्रभु विघ्नों के हरता, प्रथम पूज गणनायक तुम ही शुभ करता। वेद सीधि दाता प्रभु विघ्नों के हरता, प्रथम पूज गणनायक तुम ही शुभ करता। हे दया निधान तन करुणा तो कीजिए, द्वार खड़े भक्त सभी दर्शन अब दीजिए। दर्शन